तो ये जो नया वेरिएंट है सर, मैं ये भी जल्दी से आपसे समझ लेना चाह रही हूँ, BF.7, इसके खतरनाक होने के, क्योंकि ये बहुत तेजी से इसका संक्रमण जो बढ़ रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ ये बढ़ ही रहा है या खतरनाक, मतलब खतरा भी इस वेरिएंट का पिछले वेरिएंट से ज्यादा है सर? की आवाज क्लियर नहीं। हेलो सर, एक बार मैं फिर से सवाल दोहरा दूं, आ रही है आपको मेरी मतलब आवाज? आवाज थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है सर, आवाज ठीक करवाती हूँ मैं। लेकिन मैं इस बीच डॉक्टर गुप्ता, मैंने आपसे एक सवाल रखा था, उस समय शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन सवाल था वो बच्चों से जुड़ा हुआ कि बच्चों के ऐसे वक्त पर कैसे सुरक्षित रखा जाए। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चों को इस में कैसे सुरक्षित रखा जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सीजन सर्दी और फ्लू का सीजन है, तो बच्चों को ऐसा तो नहीं है कि हम घर में रख सकते हैं या स्कूल नहीं भेजेंगे या उनको आइसोलेट कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगेन बच्चों को भी पूरी तरह से मास्क पहनकर और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखकर और उनके सिम्टोमेटोलॉजी को बहुत ध्यान से देखना है। बच्चों के अंदर अगर बहुत तेज बुखार आता है और खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है और बच्चों में अगर गफलत आती है बच्चों में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि ये बच्चों में कोविड हो सकता है। या सांस लेने में बच्चों में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो बच्चे 1 से 3 साल के बीच में होते हैं, अगर इनके छाती में से आवाज आती है सांस की, या सांस लेने में दिक्कत होती है, या ये बच्चे गफलत में चले जाते हैं, या बुखार बहुत तेज हो जाता है, तो इनका कोविड RT-PCR टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो बहुत ही जरूरी है। और इस कंडीशन के अंदर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अगर बच्चे बहुत बीमार हैं, उनको घर में ही रखना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर मनोज गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका भी डॉक्टर गुप्ता। जरा आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल कोरोना हो जाना और कोरोना के बाद जिस तरीके से लोग ये कहते हैं, हालांकि उसको लेकर कोई रिसर्च नहीं है, कि बहुत सारे हार्ट अटैक आ रहे हैं, बहुत उसके अलग, मतलब आप एक बार बीमार हुए कोरोना से तो उसके बाद के भी असर आपको दिखेंगे। आज के टाइम पर जब ये नया वेरिएंट आया है, ये किस तरीके से असर डाल पाएगा हार्ट के मरीजों को या एक आम स्वस्थ इंसान के दिल पर? देखिए, अभी तो डेटा आ चुका है, खास करके मैं एक यूएस की एक स्टडी कोट करूंगा जिसमें 1.5 लाख वेटरन्स पे उन्होंने जो देखा है, इवन जो माइल्ड कोविड थे और जिनको सीवियर कोविड था, दोनों ग्रुप में हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए। तो बड़ा डेटा है, 1.5 लाख मरीजों का डेटा है। तो निश्चित तौर पे कोविड एक कोई आम इन्फ्लुएंजा या आम कोल्ड, कॉमन कोल्ड नहीं है। इसमें जो लॉन्ग कोविड के कॉम्प्लिकेशंस हैं, और अधिकांश लोगों को जैसे पता होता है कि कोविड एक निमोनिया करता है, बट कोविड जो है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को छील देता है, पूरा इंडोथेलियम डैमेज कर देता है। तो हर जो वेरिएंट्स है उसमें ये देखा गया, और इसी वजह से देखा गया कि धमनी और सिराओं में क्लॉट बनने की जो संभावना है वो काफी बढ़ गई पोस्ट कोविड। तो ये जो वेरिएंट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं BF.7 की, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, R0 वैल्यू 10 से 18 है, लेकिन साथ में इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो बाकी कोविड-19 वायरस जो है SARS-CoV-2 जैसी ही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लॉन्ग कोविड अन्य वेरिएंट्स में हुए हैं, या ओमिक्रॉन में भी हुआ है, डेल्टा में भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी होगा। जहां तक मोर्टेलिटी की बात है, हमारे देश में हो सकता है कि हमारे यहाँ डेल्टा का जो कहर था वो काफी ज्यादा था, उससे काफी हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, और इम्यूनाइजेशन 220 करोड़ लोगों को लगा हुआ है। दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वेव इतना तेज नहीं होगा जितना कि चाइना में है। चाइना में प्रेडिक्टेड है कि 60% पॉपुलेशन को होगा, क्योंकि वहां पे काफी जीरो कोविड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से वहां हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर पाई, और उनकी वैक्सीन भी जो कोरोना वैक है वो क्वेश्चनेबल एफिकेसी की है, 50% प्रोटेक्शन है। बट लॉन्ग कोविड का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कोविड की सिवियरिटी पे भी नहीं डिपेंड करता है। वो हार्ट की जो प्रॉब्लम आती है, हार्ट को डायरेक्ट मायोकार्डाइटिस या हार्ट मसल्स को इन्फ्लेम कर सकता है, धमनियों को छील के या कहिए कि उसकी लाइनिंग को डैमेज करके वहां पे क्लॉट बना सकता है, और सेकेंडरी टू लंग का जो कॉम्प्लिकेशंस होता है उसका भी हार्ट पे बैक प्रेशर आता है, तो उससे राइट साइडेड फेलियर भी होती है।
तो मुझे लगता है कि हमें इस वेरिएंट से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग कोविड का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सिवियरिटी या डेथ रेट पे या आईसीयू में कितना एडमिशन की रिक्वायरमेंट है उस पर नहीं डिपेंड करता है। इवन माइल्ड कोविड जो कि घर में भी ठीक हुए हैं उनमें भी हार्ट की डिजीजें बढ़ जाती है। तो अभी हाई टाइम है कि हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को शुरू कर दें। आगे क्या होगा ये कहना अभी प्रोडिक्ट करना मुश्किल है। डॉक्टर मक्कर, आपको लग रहा है कि चौथी वेव आ सकती है? देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने काफी डिटेल में बताया, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि इंडिया में शायद वो फोर्थ वेव नहीं आएगी, और आएगी भी तो उतनी इंटेंसिटी उसकी नहीं होनी चाहिए। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो इंडिया में हमारा जैसे कि सेकेंड वेव में बहुत मैसिव इन्फेक्शन हुए और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, लोगों में जनरल इम्यूनिटी हुई कोविड के अगेंस्ट। दूसरा, हमारा जो वैक्सीनेशन कैंपेन था, आई थिंक वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट और पॉसिबली द बेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन था। 220 करोड़ डोज दिए गए, सभी लोगों को एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन मिल चुका है। सिर्फ मेरे ख्याल वही लोग बचे हैं वैक्सीनेशन में जिनका कंप्लीट नहीं है, जो करवाना नहीं चाहते थे किसी भी वजह से। और वैक्सीनेशन हमारा इफेक्टिव रहा है। वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन बहुत इफेक्टिव रहा है, और उसका रिजल्ट हम देख चुके हैं कि कोविड हमारे पास प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट हो गया या इतना माइल्ड हो गया कि उसके बारे में ध्यान देना भी लोगों ने छोड़ दिया। तो मुझे नहीं लगता कि फोर्थ वेव उतनी इंटेंसिटी के पास कभी भी पहुंचेगी। बट जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो हम ये सोच के कि कब वो फोर्थ वेव नहीं आएगी, हम रिलैक्स होके नहीं बैठ सकते। हमें पूरे अलर्ट मोड में रहना है। जैसा कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी इसको बड़ा सीरियसली एड्रेस कर रहे हैं, और अलर्ट मोड में बिल्कुल एक्शन में आ गई है पूरी गवर्नमेंट मशीनरी भी। तो आई थिंक एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हर एक इंसान की ये ड्यूटी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इमीडिएटली अडॉप्ट करना चाहिए। हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोल्ड एक्सपोजर से बचें। किसी को भी अगर कोल्ड कफ है तो इमीडिएटली अपने आप को जितना भी आइसोलेट कर सकते हैं और जितना भी इन्फेक्शन फैलाने से रोक सकते हैं उसको बचाव करना चाहिए। और जरा भी जरूरत है, जरा भी डाउट है तो एक कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें तो कोविड है ही नहीं, या एक छोटा सा कोल्ड कफ है इसमें कोविड नहीं हो सकता, उसकी वजह से वो लापरवाही में टेस्ट भी नहीं होते, तो जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अवेयरनेस इसके बारे में इमीडिएटली आनी चाहिए। लोगों को इमीडिएटली अपना बिहेवियर जो है अलर्ट मोड में जाना चाहिए। जिनके वैक्सीनेशन अपडेटेड नहीं है, मेरे हिसाब से। यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए, कफ एंड कोल्ड में आपने कहा कि जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करा लीजिए। जब आपको कफ एंड कोल्ड, केवल कफ एंड कोल्ड है तो भी क्या टेस्ट कराना चाहिए? ये सवाल एक बार मैं फिर से आपसे। कफ एंड कोल्ड में जैसे कि और कितने दिन बाद, जैसे आज आपको कफ एंड कोल्ड है तो उसके कितने दिन बाद आप टेस्ट कराइए, क्योंकि कई बार उसको पहचानने में भी वक्त लगता है। ये बहुत ना मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर कोविड माइल्ड है तो हो सकता है कोविड भी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होता है कि आप 2 दिन में या 3 दिन रुक के टेस्ट कराएं। जिस तरह के अभी सिम्टम्स रिपोर्ट हो रहे हैं BF.7 में, उसमें कफ, कोल्ड, चेस्ट इन्फेक्शन तो कम है, उसमें बल्कि बॉडी एक, सीवियर बॉडी एक, बैक एक, लेग्स पेन, ऐसी तरह के सिम्टम्स